लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया 13वीं लिस्ट। नारायण राणे को रत्नागिरी से मिला टिकट। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले में हुई सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर 26 अप्रैल के लिए फैसला रखा सुरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के साणंद में किया रोड शो। कल गांधीनगर लोकसभा सीट से दाखिल करेंगे अपना नामांकन। शुभेंदु अधिकारी की पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी। मुर्शिदाबाद हिंसा की एनआईए जांच कराने की मांग। रामनवमी के जुलूस पर हुआ था पथराव। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार शाम आतंकी हमला हुआ। इस अटैक में एक गैर स्थानीय मजदूर की जान चली गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले राजा शाह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने राजा शाह पर क्लोज रेंज से फायरिंग की थी। हमले के दौरान उसे 2 गोलियां लगी, एक बुलेट उसके गले में लगी जबकि दूसरी पेट में लगी। आनन फानन में उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे बचाया नहीं जा सका। जिस जगह आतंकियों ने उसे निशाना बनाया था, फिलहाल उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बल हमलावरों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये सब रुकना चाहिए। लोग शांति चाहते हैं पर आतंकी शांति नहीं चाहते। हम इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। तो बिहार में के रहने वाले एक और मजदूर को जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने मजदूर को गोली मार दी शरेआम। इस घटना के बाद आनन फानन में मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां जिंदगी की जंग मजदूर हार गया। आपको बता दें कि पिछले 1 जनवरी से अप्रैल तक के इस महीने में 3 गैर जम्मू कश्मीर निवासियों को निशाना बनाया गया है। आतंकवादियों की नई रणनीति है। धारा 370 के बाद से अब लगातार जो है वहां पर गैर जम्मू कश्मीर निवासियों को आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। और अब एक बार फिर बिहार के मजदूर पर हमला किया गया और उसकी इस हमले में जान चली गई। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है तब से वहां पर सुरक्षा बल लगातार जो है सक्रिय है। लेकिन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता समीक्षा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। समीक्षा, मजदूर की गोली मारकर हत्या की गई है आतंकवादियों की तरफ से, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? मजदूर का नाम जो है वो राजा शाह बताया जा रहा है और इसके पिताजी का नाम जो है वो शंकर शाह बताया जा रहा है। वैसे तो रहने वाले ये बिहार के थे, लेकिन जिस हिसाब से सूचना मिल रही है ये कहा जा रहा है कि ये अनंतनाग के जिले में जो है अपनी एक छोटी सी पकोड़े की रेडी लगाते थे और इनका परिवार जो है वो सारा इनके साथ ही रहता था। और देर रात जब बाहर निकले अपनी रेडी पर ही जो है पकोड़े की रेडी पर ही थे, तो 2 आतंकवादी जो है वो आते हैं और इनको जो है वो गोली मारकर चले जाते हैं। और एक इनकी जो है गर्दन पर गोली बजती है और दूसरी जो है इनके पेट पर गोली बजती है, जिसमें कि इनको उसी समय जो है हॉस्पिटल लिया जाता है। लेकिन कुछ कारणवश, क्योंकि ज्यादा गहरी चोटें हैं, तो उस कारणवश जो है इनकी मृत्यु जो है वो मौके पर हो गई। समीक्षा, जिस तरीके से बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है जो वहां पर जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए जा रहे हैं, एक तरीके से धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से बाहर के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों की तरफ से, कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है, ताकि जम्मू कश्मीर में जो बाहर दूसरे राज्यों के लोग हैं वो ना आए, या फिर जम्मू कश्मीर के लोग देश के अन्य हिस्सों से कटे रहे, उनका मेल मिलाप लोगों से ना बढ़े, वहां पर रोजगार करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति ना आ सके।
ये बात जो है आप बिल्कुल ही सही बात बोल रही है, लेकिन इसमें ये कह सकते हैं हम लोग कि जो आतंकी संगठन है वो अपनी एक छाप बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको ये लगता है कि अगर वो अगर आतंकी घटना ना करे तो उनको लगता है कि माहौल जो है वो ठंडा पड़ चुका है। तो अपनी छाप बनाने के लिए कभी ना कभी किसी नॉन लोकल को या फिर स्पेशली कश्मीरी लोगों को या हिंदू लोगों को जो है ये टारगेट करते हैं, अपनी दहशत बनाते हैं, जिससे आगे पीछे का जो है एरिया का माहौल जो है वो जो है गर्मा जाता है, लोग डर जाते हैं और ये अपनी दहशत को बनाए रखने के लिए रोज ऐसे काम जो है वो करते हैं, रोज ऐसी घटनाएं जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और अब आप जानती है लोकसभा इलेक्शंस का पहला चरण जो है वो कल शुरू होने वाला है और उसी से पहले ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं हुआ कि एक नॉन लोकल जो है वो आज मारा गया। ये पहले भी ऐसी घटनाएं जो है जो आतंकवादी संगठन है अपनी छाप जो है अपनी दहशत जो है फैलाए रखने के लिए ऐसे काम करते हैं। समीक्षा, लोकसभा चुनाव की बात आपने की और इसके ठीक पहले पहले चरण का चुनाव शुरू होने वाला और ठीक पहले एक मजदूर की हत्या, वो भी जो गैर निवासी है वहां का, जिस तरीके से टारगेट बनाया गया, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी एक चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, ऐसे में सिक्योरिटी टाइट है जम्मू कश्मीर की। बावजूद इसके ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि भारत की तरफ से कितनी भी सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लगाई जाए, शांति स्थापना की बात की जाए, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को शांत नहीं रहने देंगे। देखिए, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा जो है इस समय इलेक्शंस को लेकर पुख्ता हर एक जगह पर सुरक्षा है, लेकिन ये जो आतंकवादी है ये रात के अंधेरे में निकलकर सामने आते हैं और रात के अंधेरे में ही किसी ना किसी को टारगेट कर जो है वो चले जाते हैं। लेकिन पुलिस की बात करें, बेल्ट फोर्स के जवानों की बात करें तो एक अधिकारी का यही कहना है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को जो है वो पकड़ा जाएगा। और हमेशा से जम्मू कश्मीर पुलिस और बेल्ट फोर्स के जवान इन सबको पकड़ने में कामयाब हुई है, इनको मौत के घाट पहुंचाया है। सिक्योरिटी पर्पसेस की बात करें तो सिक्योरिटी जो है वो वहां पर बिल्कुल अच्छे से है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है इस पर भी अधिकारी का यही कहना है कि लोकसभा इलेक्शन को लेकर अब और ज्यादा आर्मी फोर्सेस जो है वो कश्मीर में लगा दी गई है, अनंतनाग जिला में लगा दी गई है। और अभी भी अगर आपको बता दें तो वहां पर अभी उसी एरिया को जो है कॉर्डन किया गया है और अभी भी वहां पर जो है छानबीन चल रही है। जी, समीक्षा, जिस तरीके से वहां पर गैर जम्मू कश्मीर निवासियों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जम्मू कश्मीर की जो शांति है उसे भंग करने की कोशिश करते हैं, या यूं कहें कि जिस तरीके के हालात अभी पैदा हुए हैं घाटी में, कोशिश की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जो रौनक थी, शांति थी, वो फिर से एक बार कायम हो। लेकिन जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है इस समय अनंतनाग में, क्या हालात हैं इस मजदूर की हत्या के बाद? बाकी जो वहां पर गैर निवासी लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है? किस तरीके की उनकी सुरक्षा दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से? इस समय आपको बता दें तो अनंतनाग में माहौल जो है वो बिल्कुल लोग जो है वो डर चुके हैं, क्योंकि एक नॉन लोकल और बिल्कुल बीच रास्ते में आकर जो है उसे गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी गई। और वहां पर जो है इस समय अनंतनाग में लोगों की सुरक्षा के लिए आर्मी फोर्सेस जो है वो बढ़ा दी गई है और उस एरिया को भी कॉर्डन कर दिया गया है जहां पर जो है जिस जंगल से जो है आतंकवादी आए थे और इस बाहरी बिहार के जो राजा शाह है उनको मार के चले गए थे। लेकिन इस समय आपको बता दें कि अनंतनाग में जो है एक डर का माहौल जो है वो पैदा हो गया और लोग जो है काफी ज्यादा डरे, मासूम लोग वहां पर सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपना काम कर रही है, कॉर्डन किया है एरिया को और लोगों को भी जो है, लोगों की भी सुरक्षा जो है अब बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है वहां पर। समीक्षा, ये जिस तरीके की घटना को सिलसिलेवार तरीके से पिछले 3-4 महीनों में अंजाम दिया गया, जो बाहरी मजदूर वहां जाकर मजदूरी करते हैं उनके साथ वारदातों को अंजाम दिया गया, उन्हें गोली मारा गया आतंकवादियों की तरफ से, तो ये खास वजह एक डर पैदा करना बाहरी लोगों में भी, जो राज्य देश के अलग राज्य से आते हैं जम्मू कश्मीर में अपनी आजीविका के लिए, या फिर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके अंदर भी ये दहशत बना के रखना कि अगर कोई बाहरी उनसे मिलने की कोशिश करता है, जम्मू कश्मीर में जाकर रहने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने दिया जाएगा आतंकवादियों की तरफ से। जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था को एक तरीके से टारगेट किया गया है कि जो गैर जम्मू कश्मीरी हैं और कश्मीरी हैं, एक भेद पैदा करने के लिए ये जो रचा जा रहा है षड्यंत्र आतंकवादियों की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आतंकवादी जो है, आतंकवादी संगठन जो है से अपनी एक छाप, अपना एक डर जो है वो बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वो ये नहीं देखते कि ये बाहर का नॉन लोकल है या फिर कश्मीर घाटी का ही रहने वाला है। ये टारगेट करने के लिए किसी ना किसी को ढूंढते हैं जिससे कि
वो जो है एक इंसान को टारगेट कर दे और आगे पीछे का जो एरिया का माहौल हो वो डर भय में बदल जाए और लोगों को ये पता चल जाए कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, आतंकवाद अभी जिंदा है। इसलिए अपनी छाप बनाने के लिए आतंकवादी संगठन जो है ये वैसे काम करते हैं, लेकिन हमेशा से नाकाम इनकी हरकतों को करते हुए नजर आए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो आज भी कोशिश चल रही है और यही कहा गया है कि जल्द से जल्द उन 2 टेररिस्ट को जो है वो जल्द से जल्द चपेट लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो है उनको पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के नापाक इरादे भले ही कितने मजबूत हों, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने तक लगातार प्रयासरत रहेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पटना साहिब प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने अपने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र का कार्यालय उद्घाटन किया चुनावी। आपको बता दें कि कार्यालय पटना के केदवईपुर स्थित ठाकुर प्रसाद कमेटी हॉल में इसे खोला गया है। रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान कहा कि इस बार 4 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है, इस पर भी रविशंकर प्रसाद ने चुटकी ली है। तो एक बार पटना साहिब ने बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रविशंकर प्रसाद पे एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। आपको बता दें कि पटना साहिब परिसीमन के बाद 2008 में नई लोकसभा सीट बनी थी। पटना लोकसभा सीट से अलग हटकर पटना साहिब को बनाया गया था और तभी से लेकर अब तक बीजेपी का इस सीट पर दबदबा है। पहले शत्रुघ्न सिन्हा जो अब बागी होकर दूसरी टीएमसी में चले गए हैं, टीएमसी के नेता बन गए हैं, लेकिन उसके पहले 2 बार कमल के फूल के साथ ही वो पटना साहिब में जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे और अब उनके बागी होने के बाद रविशंकर ने पटना साहिब में भाजपा की कमान संभाली थी और 6 लाख से ज्यादा वोटों से उन्हें वोट मिले थे और उन्होंने एक प्रचंड जीत हासिल की थी पटना साहिब में। और एक बार फिर बीजेपी की तरफ से उन्हें पटना साहिब में कैंडिडेट घोषित किया गया है और अपने जीत को लेकर इलेक्शन से पहले ही रविशंकर प्रसाद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनको ये पूरी उम्मीद है कि इस बार वो 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, उनका ये दावा है। आपको बता दें कि इस दावे में दम भी नजर आता है क्योंकि रविशंकर प्रसाद जो है 2019 का चुनाव 6,07,506 वोटों उन्हें मिले थे और 61% वोट उन्हें लोगों का मिला हुआ था, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा उतारे गए थे, लेकिन 3,22,000 वोटों तक ही सीमित रह गए थे। एक बड़ा चैलेंज भी कांग्रेस की तरफ से रविशंकर प्रसाद को नहीं दिया जा सका था और अब ऐसे में अभी कांग्रेस की तरफ से पटना साहिब में या महागठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इसी पर चुटकी ली है रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि कहां है विपक्ष का कैंडिडेट, उन्हें नजर नहीं आ रहा है और उन्होंने अपने 4 लाख वोटों से जीतने का दावा किया है। पटना साहिब के लोकसभा का कार्यालय का उद्घाटन है। अभी ये कार्यालय पटना भाजपा की ओर से खुल रहा है, फिर जब नामांकन होगा तो पटना साहिब लोकसभा का माना जाएगा, उसकी व्यवस्था की हम लोगों ने। यह ऐतिहासिक दिन क्यों है? आदरणीय भीखू भाई जी हमारे संगठन महामंत्री उपस्थित हैं, अरुण जी उपस्थित हैं, हमारे संजीव चौरसिया विधायक उपस्थित हैं, अनामिका जी विधान पार्षद उपस्थित हैं, रणबीर नंदन पूर्व विधान पार्षद उपस्थित हैं, जिला अध्यक्ष पटना महानगर अभिषेक जी, जिला अध्यक्ष ग्रामीण अरुण जी, हमारे चारों पार्टियां पीछे बैठे हैं। जेडीयू के अध्यक्ष हैं, एलजेपी के अध्यक्ष हैं, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है संगठन है हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी की, उनकी पार्टी के भी जिला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता अनूप नारायण पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने अभी से ही बीजेपी के जीत का दावा ठोक दिया है। हालांकि 3 बार से लगातार जो पटना साहिब सीट जो लोकसभा की जब से बनी हुई है तब से बीजेपी पर इसका कब्जा है, बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर, लेकिन अभी से चुनाव में जीत की घोषणा कर देना एक तरीके से बीजेपी की ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं दिखाता है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कुल मतदाताओं की तादाद 22 लाख के करीब है और बिहार में
ये इकलौता ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां साक्षरता दर 75% से ज्यादा है। शहरी इलाका है और प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से अगर पूरे चुनावी इतिहास की बात करें तो 3-4 दफे ही विपक्षी उम्मीदवार चुनाव जीत पाए हैं। लगातार यहाँ से भाजपा बुरे दौर में भी चुनाव जीतते रही है। रही बात महागठबंधन की, तो जाहिर सी बात है कि जो बात रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं उसमें दम है, और कहीं ना कहीं महागठबंधन अभी तक ये फाइनल नहीं कर पाया है कि यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा। जबकि दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद जिस जाति से आते हैं, देखिए बिहार में जातीय सर्वे हुआ है और इसमें जो कायस्थ मतदाता हैं उनकी तादाद 0.50% है, लेकिन पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में ये तादाद 8 लाख पहुंच जाती है। और इसी जाति से शत्रुघ्न सिन्हा, इसी जाति से रविशंकर प्रसाद आते हैं। और जाहिर सी बात है कि बिहार की इकलौती ऐसी सीट है जहां से कायस्थ बिरादरी का सांसद होगा, तो यही कॉन्फिडेंस लेवल है और जिसपे रविशंकर प्रसाद अभी से ही जीत का दावा कर रहे हैं। अनूप नारायण, जिस तरीके से अभी, हालांकि यहाँ पे अंतिम चरण में चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर, पूर्णिया को लेकर इतना बवाल देखने को मिला, अब पटना साहिब में इतना बीजेपी लगातार, जब से नई सीट बनी हुई है 2008 से, तब से बीजेपी का ही दबदबा है, तो किस तरीके का चैलेंज देने की बात कही जाती है? 40 की 40 सीटों पर विपक्ष की तरफ से हराने की बात की जाती है। अभी इतने समय होने के बावजूद उनकी तरफ से कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रहे, कोई ऐसा चेहरा नहीं ढूंढ पा रहे जो बीजेपी प्रत्याशी को चुनौती दे सके। जाहिर सी बात है कि विपक्ष बिहार में बिखरा बिखरा नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा और उसके सहयोगी दल उठा रहे हैं। पटना साहिब की बात कर रहे हैं तो 2008 के नए परिसीमन के बाद 2 सीटें हो गई, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब। ये वही पाटलिपुत्रा थी जहां से 2009 में लालू प्रसाद यादव हारे, 2014 और 2019 में लगातार उनकी बेटी मीसा भारती हारी। 2009 में इसी पाटलिपुत्रा सीट से जो पटना साहिब बना, वाले पटना एक संयुक्त सीट हुआ करता था, यहाँ पर भोजपुरी के फिल्म स्टार कुणाल सिंह को उतारा गया कांग्रेस की तरफ से, शेखर सुमन उतारे गए। फिर जो 2014 में सांसद थे वो कांग्रेस में गए, शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में कांग्रेस के टिकट पर आए और यहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अब शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन देखिए पटना साहिब की चर्चा इसलिए हम बार बार कर रहे हैं कि कोई भी कायस्थ बिरादरी का बड़ा जनाधार वाला नेता महागठबंधन के पास नहीं है। रही बात कांग्रेस में सीटों के बंटवारों को लेकर, तो बिहार में एक बात अब तो सरेआम हो गई है कि कांग्रेस यहाँ लालू प्रसाद यादव के बैसाखी पर टिकी हुई है। भले 10 सीटें, 8 सीटें, जितनी भी सीटें कांग्रेस को मिली है उसमें कौन प्रत्याशी होगा ये कांग्रेस आला कमान तय नहीं कर रहा है, लालू प्रसाद यादव तय कर रहे हैं। देखिए प्रथम चरण में 19 तारीख को वोटिंग होना है। 4 सीटें हैं बिहार में, चारों अति महत्वपूर्ण हैं और कांग्रेस का एक भी नेता तेजस्वी यादव के साथ किसी भी मंच पर भाषण देता हुआ नहीं दिखा। ना ही बिहार में एक भी रैली हुई है राहुल गांधी प्रियंका गांधी की। जी बिल्कुल अनूप नारायण, जिस तरीके से महागठबंधन का दावा किया जा रहा है लेकिन उसके लिए कोई प्रयास जो है महागठबंधन के नेताओं की तरफ से नहीं किया जा रहा है, तो बीजेपी नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस में रहना लाजमी है। लेकिन आने वाला चुनाव बताएगा कि रविशंकर प्रसाद के दावों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन पटना साहिब में बीजेपी अपनी जीत का दावा ठोकती नजर आ रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आगरा में फतेहपुर सीकरी से लोकसभा सीट के गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार साइकिल पर सवार होकर नामांकन करने जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचे और भ्रष्टाचार पर बात करते हुए महागठबंधन प्रत्याशी ने कहा कि सांसद बने तो सिस्टम सुधार देंगे। लेकिन अगर हम नजर डालते हैं आगरा चुनाव पर तो आंकड़े कुछ और ही नजर आते हैं, क्योंकि 2019 में यहां पर बीजेपी प्रत्याशी जो है एसपी बघेल 6,46,000 से ज्यादा वोट पाकर विजेता रहे थे। 56% वोट जो है उन्हें अकेले मिला था। और दूसरे नंबर पर महागठबंधन में जो अभी दो पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पर बीएसपी का कैंडिडेट 2 नंबर पे थे, 3,05,229 वोट मिले थे उन्हें, जो कि बीजेपी प्रत्याशी और जो बीजेपी सांसद है जिन्हें जीत मिली है वो बसपा से कई गुना ज्यादा, कई लाख ज्यादा जो है वो वोट मिले थे उन्हें। 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इन वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में जो दावा किया जा रहा है
महागठबंधन के प्रत्याशी की तरफ से इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है, ये देखने वाली बात है। बड़ा सौभाग्य मिला है कि आर्मी के सिपाही को एक सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला है पार्टी ने और देश की जनता ने। ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, देश की जनता से वादा कर रहा हूँ, इस देश में राजनीति में नया बदलाव लाएंगे। और जो शोषक हैं लोग, वो हर जाति में, हर धर्म में, हर पार्टी में, हर समाज के अंदर को शोषक वर्ग के लोग हैं, चाहे अधिकारी हों, नेता हों, जो शोषक वर्ग के लोग हैं, इनको शोषण करने में पीछे हटना पड़ेगा। एक वंडरफुल चेंज आएगा। और जैसे सारी एजेंसी जब फेल हो जाती हैं तो आर्मी को बुलाया जाता है। तो अब मैं एक सोल्जर हूँ, एक सोल्जर और सांसद बनेगा तो डेफिनेटली वंडरफुल चेंज आएगा, क्योंकि सांसद एक छोटी पावर नहीं होती है। बड़ा और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड अजय यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, गठबंधन के प्रत्याशी का यह दावा है कि अगर वो सांसद बने तो सिस्टम सुधार देंगे, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी की स्थिति जो है वो आगरा में अभी फिलहाल कहां नजर आ रही है? हमारी आवाज हमारे संवाददाता तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बात यहां हो रही है आगरा में महागठबंधन प्रत्याशी की। महागठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार का दावा है कि अगर वो सांसद बनते हैं तो वो सिस्टम सुधार देंगे, लेकिन उनके दावों के पीछे पार्टी की हकीकत आप देख लीजिए। पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट उतारा गया है उनकी दावों में दम नजर आता है, लेकिन आगरा में समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां आगरा में बेदम नजर आती हैं अगर पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखा जाए। यहां पर बीजेपी के एसपी बघेल 2019 में चुनाव में उतरे थे, उन्हें 6,46,875 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीएसपी के कैंडिडेट थे जिन्होंने 4,35,229 वोट प्राप्त किए थे। तो 2 लाख से ज्यादा वोटों से पराजय मिली थी बीएसपी कैंडिडेट को, और बाकी जितने भी प्रत्याशी थे वहां पर उनको 46,000 वोट मिले थे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्हें 46,000 वोट मिले थे। ऐसे में जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से बीजेपी कैंडिडेट को कितनी बड़ी चुनौती दी जा सकती है, ये पिछले लोकसभा चुनाव के हालात बता रहे हैं। हालांकि समय बदल गया है, 5 साल का वक्त है, सरकार से बहुत सारी शिकायतें होंगी लोगों को ही, और दूसरी बार भी बीजेपी की तरफ से एसपी बघेल पर विश्वास जताते हुए उन्हें आगरा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में नया कैंडिडेट जो है वो महागठबंधन की तरफ से जारी किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की स्थिति आगरा लोकसभा सीट पर क्या है? अगर बात करें पिछले भारत की आजादी के बाद से जो जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसकी बात अगर हम करें तो 1952 से 77 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन 1977 के बाद हालात बदले, परिस्थितियां बदली और 1980 से 89 तक लोक दल का बोलबाला रहा देश में, और लोक दल के हिस्से में ये जो सीट है वो 89 तक लोक दल के खाते में रही है। वहीं आरजेडी एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की छपरा में जुबान फिसल गई। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य को जिताने की जगह हराने की मंच से अपील करते नजर आए आरजेडी नेता। जब उन्हें एहसास हुआ इस बात का तो वो फिर से भीड़ से माफी भी मांगने लगे। वहीं तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर हमला किया है। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर देश को नई दिशा देने लगे तो देश का कोई भी भला होने वाला नहीं है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव को उनकी शुभकामनाएं। तेजस्वी के माँ बाप बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। बिहार की जनता ने अगर तेजस्वी को जिम्मेदारी दी तो बिहार में कुछ विभागों की दशा ठीक कर देते, बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार देते, बिहार में सड़कों की दशा सुधारते, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय में आने वाले नालियों गलियों और की दशा ठीक करते। देश में उनके लिए दशा की बात करना ठीक है। ऐसे ही है जैसे अंग्रेजी में कहावत है,
पंचिंग अबव योर वेट, मतलब उनके कद से बहुत बड़ी बात है। उन्हें अपनी बात करनी चाहिए। ऐसी बात करने वालों को बड़बोलापन कहा जाता है। बिहार में लोगों को इस चीज की बहुत आदत है। अगर तेजस्वी यादव जैसे लीडर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। मेरी शुभकामना है तेजस्वी यादव को। उनके माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। बिहार को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दें, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दें, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नालियों गलियों की दशा सुधार दें। देश की दिशा की बात करना उनके लिए, हम लोग अंग्रेजी में एक फ्रेज कहते हैं, पंचिंग अबव योर वेट। उनके कद से बहुत बड़ी बात है। अपनी बात करनी चाहिए। मैं इसको बड़बोलापन कहते हैं। बिहार में इस चीज का बड़ा आदत है लोगों को, जिसको न भाषा का ज्ञान है। वहीं भारतीय मल्ल राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह भाटी ने गोरखपुर प्रेस क्लब पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसान और गरीब की पार्टी है। हम सब लोग मिलकर एक भारत का निर्माण करेंगे जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के राज को कायम करेगा। सभी प्राणी मिलजुल कर रहेंगे जिसमें शांति सद्भावना होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी बताया कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में वर्तमान सत्ता दल की तरफ से लोगों की उपेक्षा की जा रही है, जिसको लेकर भारतीय मल्ल राष्ट्र पार्टी द्वारा पूर्वांचल में 19 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारा जा रहा है और समाज द्वारा उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। नई पार्टी है, इसको हाईलाइट करना है और हम जो 19 कैंडिडेट अपना उठा रहे हैं उनका प्रचार प्रसार हो, जानकारी हो। भारतीय मल्ल राष्ट्र पार्टी है, 19 प्रत्याशी हमारे हैं। उद्देश्य है कि गरीबों और किसानों का विकास हो। करती है लेकिन कर नहीं है ना, कहती है करती नहीं है। हम करेंगे हम। कोई देश बनाया होगा? मेरा जन्म उसी लिए हुआ है कि मैं गरीबों और किसानों का विकास करूँ। भविष्य में जब हम आएंगे वर्चस्व में, हमारी योजना तैयार हो जाएगी। अभी तो नई पार्टी, अभी कोका सीख रहा हूँ। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।